चतुर्थ अध्याय का द्वितीय पाद पूर्ण हो चुका। आप सबने उसका अध्ययन कर लिया है। तृतीय पाद में भी प्रकरण तो शैक्षिक ही चलेगा, किंतु प्रकृति प्रत्यय, जैसे द्वितीय पाद में क्या था, देश अभिधेय है, ठीक है, किंतु इधर कालवाची प्रातिपदिकों से प्रत्यय आपके प्रारंभ। सूत्र है युष्मदस्मदो रण्यतरस्याम युष्मदस्मदोः अन्यतरस्याम ठीक समास होगा। हाँ ठीक, अर्थ कर सकते हैं आप लोग, आराम से करिए। अनुवृत्तियां वही हैं, छह शेषे तद्धिता इत्यादि। इत्येताभ्याम, ये षष्ठी तो है किंतु पंचमी अर्थ में ही षष्ठी है। प्रातिपदिकाभ्याम रखा करो। शैशिकौ इत्येतौ प्रत्ययौ हाँ, युष्मद और अस्मद प्रातिपदिकों से शैशिक ख और छ प्रत्यय होते हैं विकल्प से। तो युष्मद शैशिक प्रत्यय अर्थ क्या हो गया, जहां पर जो अर्थ लगे, तत्र भव तो तत्र भव, तस्येदम तत्र जातः, जो अर्थ लगेगा। तो तव इदम, जब विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, तव इदम, क्यों, तस्येदम षष्ठी में तव रूप बनेगा। तो तव इदम इति युष्मदीयम अस्मदीयम, या युष्मदीयः अस्मदीयः, छ में होगा। ख में बनेगा यौष्माकीर्णः आस्माकीनः, यौष्माकः आस्माकः, विकल्प से हुआ ना। तो एक बार ख छ तो सूत्र में कह दिया है, और अन्यत्र श्याम से अण हो जाएगा, ठीक है। तो अब सिद्धि में देखते हैं हम लोग, युष्मद अस्मद से छ प्रत्यय होगा, कोई विशेष नहीं है। युष्मद आगे छ को ई आदेश हो गया, वृद्धि इत्यादि होनी नहीं है, क्या बन जाएगा, युष्मदीय अस्मदीय। यौष्माकीर्ण में आ जाइए, युष्मद शब्द है, युष्मद आगे ख के स्थान पे आपने क्या कर लिया, ईन, ख के स्थान पे क्या कर लिया, ईन, आय नेयी नी यह घाम प्रत्ययादि नाम से ईन हो गया। युष्मद आगे ईन। अब इसी के बाद अगला सूत्र है तस्मिन् नणि च युष्माकास्माकौ। अभी इसका विशेष अर्थ हम लोग करेंगे आगे चल करके, अभी सीधा अर्थ बता देते हैं केवल कि तस्मिन् अणि च, तस्मिन् यानी तस्मिन् से क्या लेंगे, जो दम ऊपर का है, ऊपर कौन सा प्रत्यय है, ख, तो खई अणि च परतः, तस्मिन् यानी खई अणि च परतः युष्मदस्मदोः यथा संख्यम युष्माक अस्माक इत्येतौ आदेशौ भवतः। ख तथा अण के परे रहते युष्मद अस्मद को क्रमशः युष्माक और अस्माक आदेश हो जाएगा। तो युष्मद के स्थान पे क्या हो गया, युष्माक, ख में ये थे वृद्धि हो गई, क्या बन गया, यौष्माक, आगे ईन है ही, यौष्मा की न। अब इसके बाद श से उत्तर है, तो अर्थ को पंग में वापस षणत्व भी हो जाएगा। तो यौष्मा कीर्णः आस्मा कीर्णः, आस्मा कीर्णः में न रहेगा यण न, और यौष्मा कीर्णः में न। इसी पर यौष्मा का आस्मा का भी बन जाएगा बच्चों, बनेगा कि नहीं बनेगा। अण के परे रहते भी युष्माक अस्माक आदेश होगा, वृद्धि हो जाएगी, क्या बन जाएगा, यौष्माकः आस्माकः, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो युष्मदीयः अस्मदीयः यौष्माकीर्णः आस्माकीनः यौष्माकः आस्माकः। आपको कहना है कि ये तुम्हारी पुस्तक है, आप क्या कह देंगे, युष्मदीयम पुस्तकम यौष्माकीर्णम पुस्तकम यौष्माकम पुस्तकम, प्रयोग कर सकते हैं। तस्मिन् नणि च युष्माकास्माकौ, तस्मिन् नणि सप्तमी का एक वचन, चारवे पदम, तस्मिन् अलग है, अणि अलग है। तो अर्थ करेंगे सूत्र, युष्माकश्च आस्माकश्च इति युष्माकास्माकौ, तस्मिन् अणि च परतः, तस्मिन् यानी खञि अणि च परतः युष्मदस्मदोः स्थाने यथा संख्यम यौष्माक आस्माक इत्येते आदेशाः
ख तथा अण के परे रहते युष्मद अस्मद को क्रमशः युष्माक और अस्माक आदेश हो जाते हैं। उदाहरण भी आपने पढ़ लिया, यौष्माकीर्णः आस्माकीर्णः यौष्माकः आस्माकः। तवक ममकः वेक वचने, तवक ममकौ सप्तमी का एक वचन नहीं, तवक ममकौ प्रथमा का द्विवचन, एक वचने सप्तमी का एक वचन। तवकश्च ममकश्च इति तवक ममकौ। तो अर्थ करेंगे सूत्र का, खाई अणि च परतः, तस्मिन अणि की इसमें अनुवृत्ति आ रही है, तस्मिन अणि की इसमें अनुवृत्ति आ रही है जो कि 3 इसी सूत्र तक जाएगी। अर्थ होगा सूत्र का, खाई अणि च परतः एकार्थवाचिनोः युष्मदस्मदोः स्थाने यथा संख्यम तवक ममक इत्येतौ आदेशौ भवतः। तो एकार्थवाची यदि युष्मदस्मद होगा तो उसके स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा, तवक और ममक। युष्माक अस्माक नहीं होगा, अभी तो क्या होगा, तो हमने पहले जो विग्रह किया था वो युष्माकम इदम इति यौष्माकीर्णम बनेगा कि तुम सबका यह, और यहाँ पर क्या हो, तव इदम यदि करेंगे, युष्मदस्मद एकार्थवाची होने चाहिए। एकार्थवाची का मतलब जब हम एक वचन से विग्रह करेंगे तो तव इदम करेंगे यदि तो तावकम मामकम बनेगा, तावकीनम मामकीनम तावकम मामकम। और जब युष्माकम इदम अथवा युवयोः इदम करेंगे तो क्या बनेगा, तब यौष्माकीर्णः आस्माकीनः बनेगा। जो वस्तु है वो तो एक है, तुम्हारा यह, ठीक है, तुम्हारा यह, तुम सबका यह, दोनों में क्या अंतर है, वस्तु तो वही है यह, किंतु तुम सबका, उसमें बहुअर्थवाची युष्मदस्मद हो गया। और जब हमने कह दिया तुम्हारा यह, तो ये क्या हो गया, युष्मदस्मद एकार्थवाची हो गया। तो युष्मद अस्मद एकार्थवाची होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। तो तव इमेज, अब इसमें यदि इधर की चीज बहुत सारी है तो भी तवक ममक आदेश होगा। तव इमेज छात्रा तावकीनाः मामकीनाः, तो युष्मदस्मद तो एकार्थवाची है ना, तव इदम एकार्थवाची है, और युवयोः इदम द्व्यर्थवाची है, युष्माकम इदम बहुअर्थवाची है। तव इमे छात्रा तो भी एकार्थवाची है, ठीक है ना। तो तुम्हारे ये सारे छात्र, तो जो अभिधेय है जिस अर्थ में प्रत्यय हो रहा है वो बहुत सारे हों, किंतु युष्मद अस्मद एक अर्थ में भी होगा तो भी आपका तवक ममक ही आदेश होगा। तब कैसे सिद्धि होगी, नहीं समझ में आया, आ गया ना। तो तवक आदेश होगा, आगे खा को इन हो गया, वृद्धि हो गई, तावकीन, तो तावकीनाः मामकीनाः, अण में हो जाएगा तावकाः मामकाः। या तव इमे पुत्राः इति तावकीनाः पुत्राः, मामकीनाः पुत्राः, तावकीनाः छात्राः, है ना, तावकीनानि वस्त्राणि, तावकीनानि लेखिन्यः, ऐसे कर बन जाएगा। अर्धाद्यत, अर्थात पंचमी का एक वचन, यत् प्रथमा का एक वचन। अर्ध शब्दात शैषिका यत् प्रत्यय परस्य भवति, अर्ध शब्द से भी शैषिक यत् प्रत्यय होता है। अर्धे भवमिति अर्ध्यम। परावराधमोत्तम पूर्वाच्च, परावराधमोत्तम पूर्वात् पंचमी का एक वचन, च अव्यय। परश्च अवरश्च अधमश्च उत्तमश्च इति परावराधमोत्तम पूर्वाः, नहीं, परावराधमोत्तमाः, क्या बन जाएगा, परावरा, और परावराधमोत्तमे पूर्वे यस्य स परावराधमोत्तम पूर्वः तस्मात् परावराधमोत्तम पूर्वात्। अर्थ करेंगे सूत्र का, पर अवर अधम इत्येवं उत्तम इत्येवं पूर्वात् अर्ध प्रातिपदिकात् यत् प्रत्ययः परस्य भवति। क्या अर्थ हुआ, बोलिए। पर अवर अधम उत्तम इत्येवं पूर्वात् अर्ध प्रातिपदिकात् यत् प्रत्ययः परस्य भवति। हाँ, पर अवर अधर अधम इत्यादि पूर्व में हो और अर्ध उत्तर पद में हो तो भी क्या होता है, यत् प्रत्यय होगा। उदाहरण बनेगा परार्थ्यम, परार्थ्यम, अवरार्थ्यम, अधमार्थ्यम, उत्तमार्थ्यम। ठीक है, सिद्धि में कोई परेशानी है नहीं है, ये जो में स्थिति चल रही है। दिक् पूर्व पदार्थ है, दिक् पूर्व पदार्थ पंचमी का एक वचन, ठैं प्रथमा का एक वचन। चलिए, दिक् पूर्व पदम यस्य तद् दिक् पूर्व पदम तस्मात् दिक् पूर्व पदार्थ। अर्थ करें सूत्र का, दिक् पूर्व पदार्थ अर्धांतात् प्रातिपदिकात्
शैशिकः ठञ्यतौ प्रत्ययौ भवतः। दिक् पूर्व पद वाले अर्धांत प्रातिपदिक से शैशिक ठै और चकार से यत् दोनों प्रत्यय होंगे। तो पौर्वार्थिकः पूर्वार्धे भवति पौर्वार्थिकः, दाक्षिणार्थिकः, और यत् भी होगा तो क्या बन जाएगा पूर्वार्धः और दक्षिणार्थ्यः। यत् होगा तो, और जब ठय होगा तो वृद्धि हो जाएगी, तो पौर्वार्थिकः दाक्षिणार्थिकः। इन समय समास होगा ना, पूर्वापराधरोत्तरम एक देश एकाधिकरण, उससे समास हो जाएगा। ग्रामजन पदैक देशात् ऐंठयम्, ग्रामजन पदैक देशात् पंचमे का एक वचन, ऐंठयम् प्रथमा का द्विवचन। ग्रामश्च जनपदश्चेति ग्राम जनपदौ, ठीक है। फिर ग्राम जनपदयोः एक देशः इति ग्राम जनपदैक देशः तस्मात् ग्राम जनपदैक देशः, ठीक है। एक देश माने अवयव, एक देश माने क्या होता है अवयव। तो इन दोनों का एक देश यानी अवयव। अर्थ होगा सूत्र का, दिक् पूर्व पदार्थ ठै की अनुवृत्ति आ रही है, इसी सूत्र तक जाएगी। तो अर्थ हो जाएगा दिक् है ना पूर्व पदार्थ अर्धांतात् ग्रामैक देशवाचिनः और जनपदैक देशवाचिनः अर्धांतात् प्रातिपदिकात् शैशिकौ ऐठयौ प्रत्ययौ भवतः। क्या अर्थ हुआ बोलिए सब लोग। दिक् पूर्व पदार्थ ग्रामैक देशात् और ग्रामैक देशवाचिनः, पूरा कर दो, ग्रामैक देशवाचिनः जनपदैक देशवाचिनः अर्थान्तात् प्रातिपदिकात् शैशिकौ ऐठयौ प्रत्ययौ भवतः। कहते हैं ग्रामैक, ग्राम का एक देश कहा जा रहा हो या फिर जनपद का एक देश कहा जा रहा। अभी तक ये नहीं था। पूर्वार्ध उत्तरार्ध मतलब क्या होता है, पूर्व भाग उत्तर भाग, वो किसी पुस्तक का भी हो सकता है, किसी कमरे का भी हो सकता है, किसी स्थान का भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। किंतु यहाँ पर क्या कह दिया इन्होंने कि वो ग्राम का एक देश अथवा जनपद का एक देश कहा जा रहा हो, तभी दिक् पूर्व पद वाले अर्धांत प्रातिपदिक से ऐ और ठ प्रत्यय होगा, ठीक है। तो उदाहरण देखिए, बनाइए उदाहरण। इसका क्या बन सकता है, जैसे पौर्वार्धाः है ना, तो इमे ग्रामस्य जनपदस्य वा पौर्वार्धाः। पौर्वार्धा का अर्थ क्या हो जाएगा, पूर्वार्धे भवा इति पौर्वार्धा, मतलब उसके अर्धम पूर्वस्य, यही फिगर करते हैं ना पूर्वापराधरोत्तरम का, कि अर्धम पूर्वस्य इति पूर्वार्धम, ठीक है। तो पूर्वार्ध में होने वाले, किंतु किसके पूर्वार्ध में होने वाले, ग्राम के पूर्वार्ध में या फिर जनपद के पूर्वार्ध में। अब वो चाहे वो वृक्ष हो सकते हैं, मनुष्य हो सकते हैं, कुछ भी चीजें हो सकती हैं, किंतु ग्राम का अथवा जनपद का एक देश होगा। तो ऐ प्रत्यय होगा और ठै प्रत्यय। तो पौर्वार्धाः पौर्वार्धिकाः, दाक्षिणार्धाः दाक्षिणार्धिकाः। इसी प्रकार से औत्तरार्धाः औत्तरार्धिकाः, इस प्रकार से आप शब्द बना सकते हैं। आगे बात समझ में। चलो, मध्यान्मः, मध्यात् पंचमी का एक वचन, महा प्रथमा का एक हाँ, वचन। मध्य शब्दात् मध्य प्रातिपदिकात् शैशिकः मह प्रत्यय परश्च, मध्य शब्द से भी शैशिक प्रत्यय होता है म। मध्य भव इति मध्यमः। आज तक सुनते हो केवल मध्यम मध्यम, आज आपको पता लग गया कि मध्यम शब्द कैसे बनता है, मध्य में होने वाला, तो मध्यमः। असाम्प्रतिके, अलुप्त प्रथमांत निर्देश, सांप्रतिके संप्रति भवम सांप्रतम। अर्थ करेंगे सूत्र का, मध्यात् की वृत्ति आ रही इसमें। मध्य शब्दात् सांप्रतिके गम्यमाने शैशिकः अह प्रत्यय परश्च भवति, ठीक है। सांप्रतिक, संप्रति भवम सांप्रतम। सांप्रतिक अर्थ होता है न्याय्य, युक्त। यहाँ पर सांप्रतिक अर्थ क्या लिया गया है, न्याय्य, युक्त, यानी ना अधिक छोटा न अधिक लंबा। उदाहरण से समझ में आएगा आपको। मध्य वैयाकरण, मध्या स्त्री, नहीं कहते कि बीच बीच का है, बोलते ना कि ये अच्छा है, हाँ है, ठीक ठीक है, बीच बीच का है, बीच बीच का नहीं मध्य। तो यदि बिल्कुल मध्य होगा तब तो मध्यमा बन जाएगा,
और जब हम वैसे कहेंगे कि हाँ बीच बीच की है तो मध्या स्त्री, न बहुत बड़ी है न ही बहुत छोटी है, मध्या स्त्री। मध्यो वैयाकरण, न बहुत ही कुशल है और न ही एकदम ही निम्न है, ठीक ठीक है, मध्यम मध्यम है। तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या प्रत्यय हो रहा है, अप्रत्यय हो रहा है, तो वृद्धि भी नहीं हो सकती है, क्या बनेगा मध्य अ, मध्य। स्त्रीलिंग होगा तो मध्या, पुल्लिंग होगा तो मध्य। तो बहुत बड़ा भी नहीं और बहुत छोटा भी नहीं, बीच बीच का। द्विपादनु समुद्रम, ये द्विपादनु समुद्र, द्विपाद पंचमी का एक वचन, प्रथमा का एक वचन नहीं, अनुसमुद्रम अव्यपदम होगा, समास अव्यभाव समास इसमें, तो अनुसमुद्रम अव्यपदम, यह प्रथमा का एक वचन। समुद्रम समया इति अनुसमुद्रम, अनुरेत समय याद आ रहा है, अनुगंगम, तो समुद्रम समया इति अनुसमुद्रम, अनुरेत समय से अव्यभाव समास होगा इसमें। समुद्र समीपे वर्तमानात् द्वीप प्रातिपदिकात् शैशिकः यं प्रत्ययः परश्च भवति। समुद्र के समीप वर्तमान जो द्वीप शब्द, उस प्रातिपदिक से भी क्या होगा, यह प्रत्यय होगा शैशिक। द्वीप जानते हैं आप लोग क्या होता है, क्या चारों या दोनों ओर, क्या विग्रह द्वीपम का, द्विर्गता आप यस्मिन तद द्वीपम, जिसके दोनों ओर जल और बीच में वही जो टापू उठ जाते हैं, तो वो है तो सही, किंतु जैसे अपना भी समुद्र, अपना भी देश है, तो वो भी क्या है, द्वीप है, एक प्रकार का महाद्वीप है हमारा, तो किंतु इसके चारों ओर समुद्र है, किंतु जो समीप, समुद्र के समीप का जो स्थान होगा मुख्य रूप से वही प्रसिद्ध हो जाएगा अनुद्वीप के रूप में है, और जो जितना दूर होता गया वो उतना ही दूर हो जाएगा। अब हम लोग को समुद्र देखना होगा तो कितनी दूर जाना पड़ेगा है, उधर उड़ीसा जाइए, उधर महाराष्ट्र जाओ मुंबई के पास, उधर गुजरात जाओ तो सोमनाथ में दिखेगा, तो उधर दूर दूर है सब समुद्र, तो समुद्र के पास जो होगा उसके लिए सूत्र बनाया गया है अनुसमुद्र। तो द्वैप्यम मधु द्वैप्या कन्या, तो द्वीपे भवमिति द्वैप्यम, तो समुद्र के समीप जो द्वीप है वहां पर होने वाला जो शहद, वहां की जो कन्या, उसको कह लेंगे द्वैप्यम मधु द्वैप्या कन्या। यहाँ तक के सूत्र हो गया। अब आगे चलेगा आपका कालवाची प्रातिपदिक। कालाठ है, कालाठ पंचमी का एक वचन, काल विशेष वाचिनः प्रातिपदिकात् शैशिकः ठैं प्रत्ययः परश्च भवति। कहते हैं काल विशेष वाची, काल शब्द से नहीं अपितु काल विशेष, काल विशेष में क्या आ जाएगा आपके, ऋतु है, वर्ष है, मास है, सब काल विशेष में आ जाएंगे। तो काल विशेष वाच्य प्रातिपदिक से क्या होता है, शैशिक है प्रत्यय होगा। जैसे मासे भव इति मासिकः, अर्धमासे भव इति अर्धमासिकः, संवत्सरे भव इति, तो ये सब काल विशेष वाची शब्द है, कोई भी चाहे ऋतु से संबंधित हो, फिर आगे अपवाद चलेगा, किंतु मुख्य रूप से सूत्र है आपका काल विशेष वाचियों से। तो सिद्धि कैसे हो जाएगी, मास ठ को इक, ये सिद्धि च मासिका बन जाएगा। तो मास में होने वाला, अर्ध मास में होने वाला, ठीक है, संवत्सर में होने वाला, वार्षिक वर्षे भवति, वार्षिक एक एक वर्ष में होने वाला। श्राद्धे शरदः, श्राद्धे सप्तमी का एक वचन शरदः, हाँ, कालवाचिना शरद प्रातिपदिका ठं प्रत्यय परश्च भवति श्राद्धे अभिधेये। श्राद्ध विधेय हो रहा हो तो कालवाची शरद प्रातिपदिक से ठं प्रत्यय होगा। शरदि भवम शारदिकम श्राद्धम कर्म, यदि श्राद्ध कर्म, श्राद्ध भोजन कुछ कहा जा रहा हो तो शरद प्रातिपदिक से ठं प्रत्यय होगा। शरद शब्द क्योंकि ऋतुवाची है ना, तो आगे संधि वेला ऋतु नक्षत्र से अण प्रत्यय का विधान करने वाले हैं। इस कारण से यहाँ पर इन्होंने पहले बोल दिया कि यदि श्राद्ध विधेय हो तो शरद शब्द से ठं प्रत्यय कर लेना, अन्यथा जो प्राप्त है वही करते रहे। विभाषा रोगा तपयो हो, रोगश्च आतपश्च, रोगश्च आतपश्च इति रोगातपौ तयोः। हाँ, चलो, रोगे आतपे च अभिधेये कालवाचिनः शरद प्रातिपदिकात् विभाषा ठं प्रत्यय परश्च भवति। क्या अर्थ बोलो,
रोगे आतपे च अभिधेये हाँ शरदप्रातिपदिकात् हाँ कालवाचिनः शरद प्रातिपदिकात् विभाषा है प्रत्यय परस्य भवति हाँ। शैक्षिका। कह रहे हैं कि यदि रोग और आतप है ना, कोई बीमारी या शरद ऋतु की धूप ये कहीं जा रही हो तो विकल्प से थे प्रत्यय होगा। एक बार अण हो जाएगा, क्या बन जाएगा? शारदिको रोगः शारदिको आतपः। शरद ऋतु में बहुत रोग होते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा, अभी शरद ऋतु चल रही है तो कभी वायरल फीवर है, तो कभी ये है, तो कभी वो है, कफ इत्यादि की भी वृद्धि इसी समय होती है ना। तो इसीलिए इस समय ये जो पितरों की सेवा और ये सब पितर पक्ष इत्यादि का विधान किया गया है, वो सब भी क्या है, इसी समय है। और इस ऋतु में आयुर्वेद के अनुसार खीर खाने की ज्यादा वो की जाती है, क्योंकि उसके अंदर मतलब है तो दूध चावल, किंतु जब वो मिक्स होकर के बनते हैं तो उनका गुण बदल जाता है। तो शरीरिया कह रही हूँ, मलेरिया के जो कीटाणु होते हैं, है ना, उनको शरीर में जब वो कीटाणु प्रवेश करते हैं तो कम से कम उसको 48 घंटे लगते हैं बढ़ने में। और यदि उसी के अंतर्गत यदि ये चीजें मतलब यदि किसी ने खीर खा लिया या ये सब कर लिया तो वो कीटाणु अपने आप क्या हो जाते हैं, उसके मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, है ना। तो इस कारण से इस ऋतु में अब ऐसे तो कोई करेगा नहीं, तो पूर्वजों के स्मृति में या किसी भी में ऐसे कर करके वो लोग अपना ब्राह्मणों को खिला लेते हैं। ब्राह्मणों को खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे, क्योंकि घर में बनेगा तो खुद नहीं खाएंगे, तो उस प्रकार से वो लोग भी ले लेते हैं, स्वयं भी ले लेते हैं। तो इस ऋतु में पायस का सेवन विशेष रूप से करना लाभप्रद माना जाता है। तो शरद ऋतु के रोग भी बहुत वैसे हैं, तो उसकी ये चीजें भी है। दूसरा, शरद ऋतु का जो आतप होता है, जो धूप होता है, तो अब जब ये छठ अभी मनाएंगे ये लोग, तो छठ के बाद की जो धूप होती है वो हमारे लिए उपयोगी होती है, किंतु इस समय की जो धूप होती है वो हमारे लिए हानिकर होती है ना। तो इसलिए इस समय ज्यादा धूप में निकलना भी नहीं चाहिए। गर्मी की धूप की तो अलग बात होगी, वो तो लू वाली धूप हो गई, पर अभी धूप लगती तो अच्छी है, किंतु ये हमारे लिए नुकसानदेह भी होती है। इसीलिए जब ये छठ करते हैं तो तब तक ये शरद ऋतु का वो समापन होने लगता है, और फिर उसके बाद समाप्त होने के बाद 2-4 दिन भी उसका असर रहता है। इसलिए प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया इन समय नहीं करते हैं, उसके बाद की चीजें होती हैं सब। तो पहले भी करते थे, पहले इसका दूसरा रूप था, अब हर चीजों का थोड़ा सा विकृत रूप या फिर उसका सूक्ष्म रूप किया जा रहा है। तो इस रूप में देखा जाए तो उसके बाद ही फिर धूप का सेवन करना उचित रहता है, क्योंकि उसके बाद वो सूर्य की जो पिछले उसकी वो जो रहती है चीजें, वो अपने आप ही वो रोग कारक जो थी वो रोग नाशक बन जाती है। तो ये सब पर्व हैं तो सही, बहुत वैज्ञानिकता इनके पीछे छिपी हुई है। तो पहले इन सब का दूसरे रूप में वो होता था, तो अब उसमें सब लोग जाते हैं, फिर स्नान करते हैं, तो वही अवभृत स्नान। पहले यागों में तो इससे पहले कुछ याग कर दिए, पूर्णिमा और अमावस्या पे दर्श पौर्णिमा से इष्टि होती थी, फिर अवभृत स्नान करते हैं बाद में जाकर के। तो सब एकत्रित होकर के उसको किया, तो उसको लोगों ने इस रूप में परिवर्तित कर दिया। तो ये सब है बहुत सारी चीजें। अपने ये जो चातुर्मासी के जो पर्व आते हैं, होली, दिवाली, इन सबको साकेमेध यज्ञ के रूप में ये प्रसिद्ध थे। तो कोई वरुण प्रघास है, तो कोई साकेमेध है, कोई कुछ है। तो पहले भी इन सबका एक अलग ढंग से होता था, और ज्यादातर तुमने देखे होंगे ये जो पर्व हैं ये पूर्णिमा या अमावस्या पे ही होते हैं। तो दर्श पौर्णिमा से इष्टि रहती है, और उसमें क्या होता है, फिर मिल करके अपना ये सब किया और फिर अपना पर्व मना लिया, उसके बाद कार्य कर लिया। तो ये रोग और आतप है। अब ये पाणिनि का व्याकरण है, लोग कहते भाई के लिए से संस्कृत नहीं पढ़ सकते। यदि आप इनके हर उदाहरणों पे और हर इनके चीजों पर ध्यान दें यदि, तो आपको आयुर्वेद का भी ज्ञान हो जाएगा, भूगोल का भी होगा, समाजशास्त्र का भी होगा, बहुत सारे विषय आ जाते हैं इसमें। अस्तु, तो समझ में आ गया आपको। तो यदि श्राद्ध कर्म कहा जा रहा है तो नित्य ठय प्रत्यय होगा, रोग और आतप कहा जा रहा है तो विकल्प से होगा। तो शारदिको रोगः शारदिकः आतपः, शारदो रोगः शारदः आतपः, अण प्रत्यय होकर के बनेगा। निशा प्रदोषाभ्याम च, निशा प्रदोषाभ्याम पंचमी का द्विवचन, निशा च प्रदोषा चेति निशा प्रदोषौ ताभ्याम। हाँ चलिए बनाइए। अच्छा ये भी तो अर्थ करेंगे हम लोग पहले। निशा प्रदोष, निशा प्रदोष इत्येताभ्याम काल विशेषवाचिभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम ठय प्रत्यय परस्य भवति विकल्पेन। शैशिका, निशा और प्रदोष काल विशेषवाची प्रातिपदिकों से शैशिक ठय प्रत्यय होता है विकल्प से। तो बना लो।
निशि भवमिति नैशिकम नैशम, प्रदोषे भवमिति प्रादोषिकम प्रादोषम। प्रदोष में कालवाची शब्द है। निशा मने और प्रदोष मने रात्रि का जो प्रारंभ काल होता है, रात्रि का जो प्रारंभ काल होता है उसको कहते हैं प्रदोष। तो प्रादोषिकम तो उस काल में होने वाला प्रादोषिकम प्रादोष। श्वसस्तुच्च, श्वसः पंचमी का एक वचन, तुर प्रथमा का एक वचन। हाँ, कालवाचिनः श्वस प्रातिपदिकात् विकल्पेन शैशिकः ठय प्रत्यय भवति, है ना। तत्संयोगेन च तुर आगमश्च भवति। काल विशेषवाची श्वस प्रातिपदिक से शैशिक ठय प्रत्यय होगा और उसको तुर आगम भी होगा। क्या बनेगा, बनाओ। श्वः मतलब कल, तो कालवाची है ही, मालूम है आपको, जो आगामी वो है। फिर उसे प्रत्यय कैसे कर लोगे? श्वस से क्या बनाएंगे? ठय रखोगे, था को इक करोगे, श्वस को तुटागम होगा। ठीक है, तो तुटागम किसको होगा? श्वस को नहीं होगा, प्रत्यय को होगा। तो ठा को होगा, उसके आदि बैठेगा, तो त इक श्वस्तिक बन गया। अब वृद्धि होने लगी तो सूत्र लग गया आपका नैवाभ्याम पदांताभ्याम पूर्वोत्ताभ्याम। पढ़ चुके आप लोग इसको कि पदांत यकार वकार से परे आदि अच को वृद्धि नहीं होती है, अभी तो उससे पूर्व ऐच आगम हो जाता है। तो यहाँ पर ऐच आगम हो गया, तो क्या बन गया? वा से पूर्व ऐच आगम हुआ, तो शौवस्तिक शौवस्तिकः, श्वः भवः इति शौवस्तिकः। विकल्प से कहा है, ठीक है। तो आगे एक सूत्र पीछे आपने पढ़ा था, ऐषमोह्यः श्वसोन्यतरस्याम। तो उससे श्वस से भी क्या हो गया था आपका प्रत्यय? त्यप प्रत्यय हुआ था, अव्ययात्यप। ऐषमोह्यः श्वसोन्यतरस्याम, तो श्वस से क्या हो गया था? त्यप हो गया था। तो श्वः भवः इति शौवस्त्यः। नहीं, यहाँ तो श्वस्त्य ही रहेगा, त्यप हो रहा है। और फिर उसके बाद अगला क्या है? एक सूत्र पर श्वस अव्यय भी है, तो फिर क्या लग जाएगा? सायं चिरम प्राणे प्रगेभ्येभ्यः त्युत्तिलो तुच्च, उससे भी प्रत्यय हो जाएगा और तुटागम हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? श्वस्तनः बनता है ना, श्वस्तने श्वस्तने करिष्यामि श्वस्तने दास्यामि। तो क्या क्या हुआ देखो, पहले तो इससे प्रत्यय हुआ तो शौवस्तिका बन गया, उधर त्यप हो गया तो श्वस्त्य बन गया, इधर क्या हो गया? ट्यू प्रत्यय हुआ, उसको अन हो गया और तुट आगम हो गया, तो क्या बन गया? श्वस्तनः। इस प्रकार से 3 शब्द बने। किसके लिए? श्वः, है ना। श्वः भवः रूप चलेगा श्वः के? नहीं, क्यों? अच्छा, हाँ जी। अमा शब्द का अर्थ बताओ। अमा का अर्थ हो गया साथ। तो अव्ययात्यप का उदाहरण क्या था? अमात्य। अमात्य का अर्थ क्या किया फिर? मंत्री। क्यों? क्योंकि वो राजा के साथ हर समय रहता है। अमा भवः इति अमात्य, जो उसमें साथ साथ रहे। तो कौन साथ साथ रहता है? मंत्री रहता है। इस कारण से अमात्य माने होता है मंत्री। ये हमारे संस्कृत के शब्दों की विशेषता है। आप किसी भी शब्द पर जाओ, तुरंत आप उस शब्द का अर्थ देखोगे, अच्छा इसलिए। श्वसस्तुच्च हो गया। संधि वेला द्यरितु नक्षत्रेभ्यो, संधि वेला द्यरितु नक्षत्रेभ्यः पंचमी का बहुवचन, अण प्रथमा का एक वचन। संधि वेला च संधि वेला आदिर्येषां ते संधि वेलादयः, संधि वेलादयश्च ऋतुश्च नक्षत्रञ्च इति। नक्षत्र शब्द नपुंसक लिंगे, नक्षत्राणि तेभ्यः नक्षत्रेभ्यः। अर्थ करो सूत्र का। संधि वेलादिभ्यः ऋतुवाचिभ्यः नक्षत्रवाचिभ्यश्च कालवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः शैशिकः अण् प्रत्ययः परश्च भवति। संधि वेलादि गणपचित शब्दों से, ऋतुवाचियों से, नक्षत्रवाचियों से। ऋतु शब्द एक नहीं है, ऋतुवाची बहुत सारे हैं। कितने ऋतु हैं? 6। नक्षत्र कितने हैं? 28। 9 28 28 नक्षत्र, 6 ऋतु और संधि वेला इत्यादि शब्द। इन सब काल विशेषवाची प्रातिपदिकों से शैशिक क्या होगा? अण प्रत्यय होगा।
तो संधि वेलायाम भवमिति सांधि वेलम। संध्या शब्द भी उसी में है। संध्यायाम भवमिति सांध्यम। जो जो गण आते हैं, गण निकाल के देखते हैं आप लोग ईमानदारी से, सब देखते हैं निकाल के, ठीक है। तो सांधि वेलम यानी संधि वेला में होने वाला कृत्य, सांधि वेलम कृत्यम। संधि वेला कौन सी? संध्या समय। संध्यायाम भवमिति सांध्यम, ठीक। ऋतुवाची से ग्रीष्मे भवमिति ग्रीष्मम, ग्रीष्म ऋतु है। शिशिरे भवमिति शैशिरम, शैशरम, नहीं शैशिरम ही बनेगा, शैशिरम। नक्षत्रवाची से तिष्य, तिष्ये भवमिति तैशम, पुष्ये भवमिति पौषम। तो वही तिष्य पुष्योर नक्षत्राणि, क्या वार्तिक? तिष्य पुष्योर नक्षत्राणि। यदि तिष्य पुष्य नक्षत्रवाचियों से कार्य हो रहा हो तो उनके यकार का लोप हो जाता है, तद्धित के परे रहते। तो तैशम पौषम। प्रावृष एण्यः, प्रावृष पंचमी का एकवचन, एण्यः प्रथमा का एकवचन। प्रावृष कालवाचिनः प्रावृत प्रातिपदिकात् शैशिकः एण्यः प्रत्ययः परस्य भवति। कालवाची, कालवाची प्रावृत प्रातिपदिक से क्या होगा? एण्य प्रत्यय होगा। प्रावृषि भवमिति प्रावृषेण्यः। प्रावृत मतलब वर्षा, वर्षा ऋतु में होने वाला ही प्रावृत कहलाएगा। वो प्रसिद्ध नहीं हुआ ये प्रावृष, इसलिए इसका प्रयोग कम होता है। तो प्रावृष मूल शब्द है, एण्य प्रत्यय कर दिया, मिल गया उसमें, तो प्रावृषेण्यः बन गया। प्रावृषेण्यो मेघः, वर्षा ऋतु में होने वाला मेघ। इस ऋतु में तो कुछ भी हो सकता है ना, उसका मौसम है, उसमें मेघ है, उसमें चमकने वाली बिजली है, उसमें होने वाले ओस हैं, है ना, उस समय गिरने वाले ओले हैं, कोई भी वस्तु उस ऋतु में होने वाली है, आप सबको प्रावृषेण्यः कह सकते हैं, ठीक है। वर्षाभ्यष्ठक, वर्षाभ्यः वर्षा प्रातिपदिकात् शैशिकः ठक प्रत्ययः परस्य भवति। वर्षा प्रातिपदिक से भी शैशिक ठक प्रत्यय होता है। वर्षायाम भवति वार्षिकम गोमयम, वार्षिकम अनुलेपनम। अब वर्षा ऋतु का गोबर, तो उस समय होने वाला जो गोबर, वार्षिकम गोमयम। वर्षा ऋतु में जो लेपन इत्यादि किया जाए वो क्या हो गया? वार्षिकम अनुलेपनम। तो जो भी इस प्रकार से प्रयोग होंगे उनमें ये आपका आएगा। छंदसी ठेम, छंदसी सप्तमी का एकवचन, ठेम प्रथमा का एकवचन। वर्षा की नृत्य आ रही है। वर्षा प्रातिपदिका छंदस विषय ठेम प्रत्यय परस्य भवति। वेद विषय में वर्षा प्रातिपदिक से ठेम प्रत्यय होगा। तो ठे और ठक में क्या अंतर रहेगा? स्वर का। ये होगा तो आद्युदात्त, कित होगा तो अंतोदात्त। तो वर्षायाम भवमिति वार्षिकः, नभश्च नभस्यश्च वार्षिकौ ऋतु। मंत्र आपने सुना है कि नभ नभस्य जो है ये वर्षा ऋतु में होने वाले मासों के नाम है। तो वार्षिकौ, ठीक है। तो अभी कालवाची शब्द हैं, 2-3 और हैं, पर अभी इतना ही रहने दें, ठीक है। तो इतना ही करिए, शेष आगे करेंगे।